हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही इस सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर आप सेशन की समाप्ति के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरत लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। छत्तीसगढ़ में 6 नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कथित तौर पर उनके पतियों द्वारा जगह ले ली गई परसवाड़ा गांव में हुई इस घटना को स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का खुला मजाक बताया है। आइए इस घटना की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इसके निहितार्थ क्या हैं। दरअसल बीते सोमवार 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के परसवाड़ा ग्राम पंचायत ने हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक की। चुने गए सभी 11 वार्ड पंचायतों में 6 महिलाएं थीं, जबकि सरपंच एक पुरुष था। इन चुनावों के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 6 महिला पंचों के बजाय उनके पतियों ने कथित तौर पर इनकी ओर से शपथ ली। सोशल मीडिया पर सामने आए समारोह के एक वीडियो में सभी पुरुष सदस्यों के शपथ लेते हुए वीडियो दिखाए जा रहे हैं, जबकि कोई महिला सदस्य उसमें नहीं दिख रही है। इस घटना की व्यापक निंदा की गई और गहन जांच की मांग की गई। यह घटना न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है। देखिए, हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, जमीनी स्तर पर शासन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243D में स्पष्ट रूप से पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और देश भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बजाय पतियों को शपथ लेने की यह घटना हमारे संवैधानिक प्रावधान के मूल सार को कमजोर करती है। हालांकि स्थानीय जिला पंचायत प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच व निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह घटना सिर्फ एक गांव या जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक समस्या को उजागर करती है जिससे भारत में महिला जनप्रतिनिधि जूझ रही हैं। भले ही आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 46% है, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगहों पर महिलाएं सिर्फ नाम मात्र की प्रतिनिधि होती हैं, जबकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह घटना एक मिसाल बन जाएगी और ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकारों का वास्तव में प्रयोग करने दिया जा रहा है, या सिर्फ वे एक औपचारिक चेहरा मात्र बनकर रह गई हैं। क्या इस घटना से सीख लेते हुए मजबूत कदम उठाए जाएंगे, या यह भी महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में एक और बाधा बनकर रह जाएगी। इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ती है, ये तो देखना अहम होगा ही, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का सही मायने में फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इसे केवल एक व्यवस्था का दिखावा पर कहना गलत नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान देश के वनों या जंगलों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले 6 महीने के भीतर अपने वन भूमि का संपूर्ण रिकॉर्ड तैयार करके जमा करें। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। यह आदेश वन संरक्षण को लेकर कोर्ट के पुराने फैसले को सुदृढ़ करता है। आइए जानते हैं कि यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है और क्या हैं इसके मायने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2025 को आदेश दिया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 महीने के भीतर विशेषज्ञ समितियां बनाएं जो इनके इलाके में मौजूद जंगलों की पहचान करेंगी। इसके बाद 6 महीने के भीतर इन जंगलों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपना होगा।
यह आदेश कोर्ट के 1996 के एक बड़े फैसले को मजबूत करता है, जिसमें जंगल को बहुत व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया था। गौरतलब है कि यह आदेश 1980 के वन संरक्षण अधिनियम पर आधारित है, जो भारत के जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया था। हाल ही में 2023 के वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम भी लागू किए गए, जिसमें नियम नंबर 16(1) शामिल है। इस नियम के तहत सभी वन जैसे इलाकों, अवर्गीकृत जंगलों और सामुदायिक वन भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाना जरूरी है। लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि दरअसल राज्यों ने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। इसकी वजह से जंगलों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, खासकर 2023 के संशोधन के बाद, जो जंगल की परिभाषा को सीमित करते हैं। भारत में लगभग 7.13 लाख वर्ग किलोमीटर में जंगल फैले हुए हैं, जो पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2023 के संशोधन से लगभग 1.97 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने प्रतिपूरक वन रोपण पर जोर दिया है, यानी अगर किसी जंगल को काटा जाता है तो उसकी भरपाई के लिए नए पेड़ लगाए जाने चाहिए। इससे जंगलों का संतुलन बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे इस काम को पूरी ईमानदारी से करें और रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपें। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करेगी। यह आदेश सिर्फ कानूनी नियमों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत के जंगलों को बचाने के बारे में है। जंगल न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक बड़ा संदेश है कि जंगलों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए। अब देखना यह है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वे समय आने पर अपना काम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि जंगलों को बचाना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि लंबे समय से निर्धारित वर्ष 2026 की समय सीमा के बाद से होने वाली पहली जनगणना के साथ ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। चूंकि ये सभी गतिविधियां एक नए व जटिल राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देंगी, जिसमें निष्पक्षता, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और भारत के संघीय ढांचे का संरक्षण जैसे अनेक मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए डिलिमिटेशन की जटिलताओं को समझते हैं और ये जानते हैं कि यह मुद्दा इतना विवादास्पद क्यों है। दरअसल डिलिमिटेशन चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या में हुए बदलावों के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रक्रिया संसद द्वारा स्थापित सीमांकन आयोग या परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से संचालित होती है। हमारे देश में आजादी के बाद से अंतिम बार 1971 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन हुआ था, जब लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर स्थिर कर दी गई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना था। हालांकि यह प्रतिबंध 2026 के बाद पहली जनगणना के साथ समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि सीटों के पुनर्वितरण को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद संसद एक डिलिमिटेशन एक्ट पारित करती है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। हालांकि 1976 से सीमांकन को टाल दिया गया, ताकि उन राज्यों को नुकसान न हो जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। आज भारत की जनसंख्या 1971 में 54.8 करोड़ से बढ़कर लगभग 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार हाथों की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार स्वतः ही सभी राज्यों की जनसंख्या परिवर्तन में समानता हो लगभग असंभव है। यह वृद्धि सभी राज्यों में समान नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में जबरदस्त जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को स्थिर बनाए रखा है। इस असमान विकास ने सीटों के पुनर्वितरण को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं की जाएंगी, बल्कि सीटों की संख्या को प्रोपोर्शनल आधार पर यानी प्रो रेटा बेसिस पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी मौजूदा सीट वितरण के आधार पर होगी या जनसंख्या के आधार पर। यदि जनसंख्या को आधार बनाया गया तो दक्षिणी राज्यों और छोटे राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में दक्षिणी राज्यों की लोकसभा की सीटों में 24% की हिस्सेदारी है, लेकिन नई व्यवस्था में इसके 5% तक घट जाने की संभावना है।
आलोचकों का मानना है कि जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन से भारत के संघीय ढांचे को नुकसान हो सकता है। जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया है वे खुद को नुकसान में पा सकते हैं, जबकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक राजनीतिक शक्ति मिल सकती है। यह असंतुलन राज्यों में असंतोष और असमान प्रतिनिधित्व की स्थिति पैदा कर सकता है। अमेरिका में 1913 से प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटों की संख्या 435 पर स्थिर है, जबकि देश की जनसंख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। तो क्या भारत को भी इसी तरह की नीति अपनानी चाहिए ताकि संघीय संतुलन बना रहे? एक समाधान यह भी हो सकता है कि लोकसभा की सीटों को 543 पर ही सीमित रखा जाए, जिससे किसी भी राज्य की राजनीतिक शक्ति प्रभावित ना हो। यह संघीय सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करेगा और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुसार बढ़ाई जा सकती है ताकि स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मजबूत बना रहे। इसके अलावा दक्षिणी और छोटे राज्यों के राजनीतिक नेताओं को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए ताकि उनके राज्यों के हितों की रक्षा की जा सके। डिलिमिटेशन की यह बहस केवल संख्याओं की नहीं बल्कि निष्पक्षता, संघवाद और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की भी है। जैसे जैसे यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि जनसंख्या वृद्धि और समान प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और कस्टम एक्ट के अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ का संदर्भ लेते हुए कहा कि यद्यपि ये अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी, जब्ती और जांच जैसी समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें भी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत वही प्रतिबंध मानने होंगे जो पुलिस अधिकारियों पर लागू होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी पुलिस स्टेशन प्रभारी से अधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। यह फैसला सीजीएसटी और कस्टम एक्ट के गिरफ्तारी की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 4 और 5 के अनुप्रयोग को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी विशेष कानून में सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत कोई प्रावधान नहीं है तो सीआरपीसी के नियम लागू होंगे। इसका मतलब यह होगा कि पुलिस अधिकारियों पर लागू होने वाले प्रतिबंध, जैसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचित करना और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी का अधिकार, कस्टम और सीजीएसटी के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। देखिए, कस्टम एक्ट की धारा 104(4) के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल माना गया है, जैसे प्रतिबंधित सामान से जुड़ी गतिविधियां या 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कस्टम ड्यूटी चोरी करना। इन मामलों में कस्टम अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। हालांकि धारा 104 के खंड 5 के तहत अन्य अपराधों को असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल माना गया है, जहां गिरफ्तारी और जांच के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता होती है। इसी तरह सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 में भी कुछ अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय वर्गीकृत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल बनाम परिवर्तन निर्देशालय 2025 मामले का भी जिक्र किया। इस मामले में कोर्ट ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर सीमाएं लगाई थीं। कोर्ट ने कहा है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। केजरीवाल मामले में कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख किया था, जो अब कस्टम और सीजीएसटी अधिकारियों पर भी लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीजीएसटी और कस्टम अधिकारियों को गिरफ्तारी करने से पहले 3 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना होगा। पहला, अधिकारियों के पास ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो उन्हें यह विश्वास दिलाए कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपराध का दोषी है और केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। दूसरा, अधिकारियों को लिखित रूप में यह दर्ज कराना होगा कि उन्हें गिरफ्तार करने का कारण क्या है और यह कारण स्पष्ट और तार्किक होना चाहिए। तथा तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके या जमानत के लिए आवेदन कर सके। ये प्रावधान गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सीजीएसटी और कस्टम अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इन शक्तियों को समाप्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह माना कि कुछ मामलों में करदाताओं को गिरफ्तारी के डर से कर चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना गैर कानूनी है। जिन लोगों को इस तरह के कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया है, वे अदालत में जाकर कर की वापसी की मांग कर सकते हैं।
कोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC को निर्देश दिया कि वह दिशा निर्देश तैयार करें ताकि करदाताओं को गिरफ्तारी के डर से कर चुकाने के लिए मजबूर न किया जाए। यह फैसला न केवल CGST और कस्टम अधिकारियों की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, बल्कि अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और CBIC इस फैसले को कैसे लागू करते हैं और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं। अगले समाचार के अंतर्गत हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र की नींव को प्रभावित तो करता ही है, साथ ही हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो आइए अब इस सुनवाई की पड़ताल करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई की है जो दोषी नेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून यानी RP एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत दोषी नेताओं को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसने पिछले मामलों में दोषी नेताओं के प्रतिबंध की अवधि को कम करने के लिए अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कैसे और किस सीमा तक किया। दरअसल RP एक्ट की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह नेताओं पर लगे इस प्रकार के प्रतिबंध को पूर्णतः हटा सकता है या फिर कम कर सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का मामला। 2016 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने 2019 में उनकी अर्जी पर विचार करते हुए प्रतिबंध की अवधि को घटाकर 1 साल 1 महीने कर दिया। इसके बाद तमांग ने उपचुनाव जीता और सिक्किम विधानसभा के सदस्य बन गए। इसी तरह वर्ष 2022 के एक अन्य मामले में कर्नाटक के चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार संपंगी राज का प्रतिबंध 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया था। एक और मामला है पुडुचेरी के S बस्करन का, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने के कारण 3 साल के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने उनका प्रतिबंध भी कम कर दिया था। अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 क्रमशः संसद या विधानसभा सदस्यों की निहरताओं की व्याख्या करता है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि 6 साल का प्रतिबंध अत्यधिक कठोरता से बचते हुए दंड का दर पैदा करता है। भारत सरकार का कहना है कि आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग संवैधानिक रूप से अनुचित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे लोकतंत्र में आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले नेताओं को जगह होनी चाहिए? क्या दोषी नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना या फिर 6 साल का प्रतिबंध ही पर्याप्त है? इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब आइए रुक करते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, 2023 के वन संरक्षण एवं संवर्धन नियमों के अनुसार नियम 16(1) क्या अनिवार्य करता है? वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध, अवर्गीकृत वनों, सामुदायिक वन भूमि और वन जैसे इलाकों का रिकॉर्ड तैयार करना, वन जीव अभयारण्यों का विस्तार या फिर वन भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए मुक्त करना। अगला प्रश्न है, भारत में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में राज्यों की संख्या बढ़ाना, जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर चुनावी क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित करना, लोकसभा की सीटों की संख्या कम करना या फिर छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में मिलाना। अब आइए नजर डाल लेते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने के भीतर वन भूमि का समेकित रिकॉर्ड जमा करने का आदेश का क्या महत्व है? यह निर्णय 1980 के वन संरक्षण अधिनियम को कैसे मजबूत करता है? और यदि राज्य इस आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? देखिए, इस प्रश्न को हल करने में कुछ इस प्रकार के दृष्टिकोण को आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप बताएं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वन संरक्षण प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके अलावा बताएं कि यह 1980 के वन संरक्षण अधिनियम को मजबूत करता है क्योंकि इसमें अवर्गीकृत वनों, सामुदायिक वन भूमि सहित वन भूमि का विस्तृत दस्तावेजीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि राज्य आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो लगभग 1.97 लाख वर्ग किलोमीटर वन संरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जिससे जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर खतरा हो सकता है।
इसके अलावा यह आदेश पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण पर जोर देता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए वनों के संरक्षण की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाना भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप होगा या नहीं? अपने उत्तर को संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण में आप संवैधानिक दृष्टिकोण में यानी अनुच्छेद 102 या फिर अनुच्छेद 191 के तहत निर्हरता का प्रावधान बता सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत 6 साल की अयोग्यता की सजा के बारे में बता सकते हैं। धारा 11 के तहत चुनाव आयोग के दंड अवधि में बदलाव करने की शक्ति के क्या प्रावधान है, उसकी चर्चा कीजिए। साथ ही न्यायिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का संदर्भ जैसे कि लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य मामलों का उदाहरण इत्यादि दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता, पुनर्वास के सिद्धांत और दंड के उद्देश्य इत्यादि का वर्णन हो सकता है। साथ ही साथ आजीवन प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में भी तर्क दीजिए। अंत में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या 6 साल का प्रतिबंध पर्याप्त है, क्या न्यायिक समीक्षा के अधीन आजीवन प्रतिबंध स्वीकार हो सकता है, और अंत में संभावित संतुलित समाधान बताइए। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़ें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।